Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to read History Lesson 1, The French Revolution. Okay, this is my third video. इससे पहले मैंने 2 वीडियो किए हैं. उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देखे होंगे और लाइक किए होंगे. थर्ड वीडियो में जो टॉपिक है हमारा, हाउ डिड फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची. As you know it very well, earlier the king had absolute right. किंग के पास क्या था? Absolute right, मतलब पूरी तरह से टोटल अधिकार किंग के पास थे. किंग के अलावा किसी दूसरे मिनिस्टर, सोल्जर्स के पास कोई अधिकार नहीं थे. द किंग वॉज नॉट बाउंड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ एनीवन. Okay, earlier it was considered the doctrine of divine and absolute right of the monarch. सुना है आप लोगों ने ये बात? The doctrine of divine and absolute right of the monarch. मतलब monarch मतलब king को भगवान की तरह समझा जाता है. किंग को भगवान की तरह समझा जाता है और किंग के पास एब्सोल्यूट राइट है किसी भी चीज़ को करने के लिए. किंग से कोई भी आंसर नहीं कर सकता कि आपने ये काम क्यों किया है. ओके, तो इसीलिए जो किंग लुइस 16 थे, ही हैड एब्सोल्यूट पावर एंड एब्सोल्यूट राइट. उनके पास क्या था? पूरी तरह से पावर थी और अधिकार थे. इसलिए द किंग लुइस 16 वॉज डिक्टेटर एंड डिप्लोमेटिक रूलर. बहुत ज़्यादा डिक्टेटर थे और डिप्लोमेटिक थे. ही नेवर हेल्प्ड हिज पीपल. उन्होंने कभी भी अपने लोगों की मदद नहीं की. तो इसी चीज़ को हम पढ़ेंगे कि फ्रांस बिकेम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची. कि अब फ्रांस में क्या है? जो किंग है, नाउ द रूल्स एंड रेगुलेशन वुड ऑल्सो बाउंड अपॉन द किंग. अब क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन किंग के ऊपर भी लगेंगे. पहले क्या था? जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे, इट वॉज ओनली फॉर द पीपल. व्हाट टाइप ऑफ पीपल? ओनली फॉर द वर्किंग क्लास पीपल. एंड क्लैरिजी एंड नोबल्स पीपल वर गिवन एग्जेम्पशन ऑफ एनी रूल्स. नो रूल्स वॉज बाउंडिंग या बाइंडिंग अपॉन देम. The king was above than the rules and regulation. किंग मतलब मोनार्क. मोनार्क क्या था? रूल्स एंड रेगुलेशन से परे थे. कोई भी रूल्स उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता. लेकिन यहाँ क्या बताई जा रही है? अब किंग के ऊपर भी क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन लगने शुरू हो गए. किंग क्या बन गए? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन गए. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स it is a legal document in which all the rules and regulations are written, and on the basis of those rules and regulations the administration of a country is governed. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक ये लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या है? सभी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए होते हैं और इसी रूल्स एंड रेगुलेशन के बेस पर हमारी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है. तो यहाँ क्या है? किंग अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गए. कैसे बन गए? द नेशनल असेंबली. नेशनल असेंबली क्या है? वहाँ की पार्लियामेंट. कहाँ की पार्लियामेंट? फ्रांस की. फ्रांस की पार्लियामेंट का नाम क्या है बेटा? नेशनल असेंबली. ओके, नेशनल असेंबली मीन्स द पार्लियामेंट ऑफ फ्रांस. अगर हम इंडिया की हम बात करेंगे तो इंडिया में क्या है? पार्लियामेंट है. ओके, यदि हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? कांग्रेस. और इंडिया में कांग्रेस क्या है? पार्टी. और अमेरिका में कांग्रेस क्या है? वहां की पार्लियामेंट है. ओके, तो इंडिया में क्या बोलेंगे? पार्लियामेंट. तो इसी प्रकार फ्रांस की पार्लियामेंट का नाम क्या था? नेशनल असेंबली. तो द नेशनल असेंबली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791. नेशनल असेंबली ने क्या है? 1791 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, संविधान बनाया, एंड इट डिक्लेयर्ड द किंग वुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल.
और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या है डिक्लेयर किया कि अब किंग भी क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल होंगे, किंग के ऊपर भी क्या होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। इस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जो किंग के पास एब्सोल्यूट पावर थे उन पावर को रोकना, उन पावर को बंद करना और किंग को भी रूल के अंडर ब्रॉट किया जाए, किंग के ऊपर भी रूल इंप्लीमेंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नाउ पावर्स वर डिवाइडेड अमंग 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। 8th क्लास में भी आपने रीड किया होगा ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ओके, दीज आर द 3 ऑर्गन्स और वर्किंग इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। फ्रांस में क्या है अब पावर जो है, नाउ इट वुड बी डिवाइडेड अमंग 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। नेक्स्ट पॉइंट है लेजिस्लेटिव क्या काम करेगी, रूल बनाएगी। ओके, रूल्स एंड रेगुलेशन वुड बी मेक बाय लेजिस्लेटिव, ओके, फॉर द पीपल एंड फॉर द कंट्री। और एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, एग्जीक्यूटिव वुड इंप्लीमेंट दोज रूल्स एंड रेगुलेशन इन द कंट्री। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लेजिस्लेटिव ने बनाया है उस रूल्स एंड रेगुलेशन को एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करेगी। और जुडिशरी क्या करेगी, जुडिशरी विल प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन। ओके, इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट बिटवीन एनी पर्सन देन दोज डिस्प्यूट वुड बी सेटल्ड बाय द जुडिशियरी। अगर किसी पर्सन के साथ कोई विवाद हो जाता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो ऐसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जुडिशरी में किया जाता है। समझ गए बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नाउ द किंग वुड नॉट हैव एब्सोल्यूट पावर। अब किंग के पास क्या है, पूरी तरह से अधिकार नहीं रहे। पावर्स वर डिवाइडेड एंड एक्सरसाइजेज बाय दीज 3 वर्किंग इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। अब क्या है, फ्रांस में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जितने भी गवर्नमेंट के वर्क होते हैं, ओके, दीज वर्क या जितने भी किंग के पहले वर्क थे तो सारे वर्क क्या है, नाउ दीज वर्क वुड बी डिवाइडेड अमंग द 3 वर्किंग इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट। thus फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। तो आपके ये समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ भी है, वो डायग्राम इस क्वेश्चन के साथ आपको अपनी नोटबुक फेयर नोटबुक में बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फंक्शंस ऑफ स्टेट जनरल ऑफ 5 मई 1789। ओके, फ्रांस की पहले पार्लियामेंट का नाम क्या था, स्टेट जनरल। स्टेट जनरल वाज द पार्लियामेंट ऑफ फ्रांस अर्लियर। ओके, बाद में स्टेट जनरल का नाम चेंज करके क्या रखा गया, नेशनल असेंबली रखा गया। ओके, तो पहले फ्रांस के पार्लियामेंट का नाम क्या था, स्टेट जनरल। अब स्टेट जनरल के फंक्शन के बारे में हम आपको बताएंगे, स्टेट जनरल के बारे में बताएंगे कि स्टेट जनरल वहाँ कैसे काम करता था। ओके, लोगों को स्टेट जनरल मतलब वहाँ की पार्लियामेंट से क्या प्रॉब्लम थी। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, द किंग लुइस 16 कॉल्ड एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल टू पास द प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्स। किंग लुइस 16 ने क्या है, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। क्यों मीटिंग बुलाई, क्योंकि किंग को डबल टैक्स कलेक्ट करना था वर्किंग क्लास पीपल से, ठीक है, और कुछ पॉलिसी फॉर्म करनी थी। तो इन्हीं सभी पॉलिसी को फॉर्म करने के लिए, ओके, या टैक्स के प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करने के लिए किंग ने क्या है, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट दोनों ने मिला के, ठीक है,
300 अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे। कहाँ भेजे? स्टेट जनरल में। पहले यहाँ कोई वोटिंग सिस्टम नहीं था, ठीक है, किसी को भी आप मेंबर बना दो और स्टेट जनरल की मीटिंग में भेज दो। तो इसी प्रकार क्या है, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग नोबल्स क्या थे? सेकंड स्टेट के लोग थे, क्लर्जी फर्स्ट स्टेट के लोग थे। तो नोबल्स और क्लर्जी लोगों ने अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे। कहाँ भेजे? स्टेट जनरल की मीटिंग में। और ये जो 300 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे वर सिटिंग ऑन द बेंच फेसिंग ईच अदर, आमने सामने एक दूसरे को फेस करते हुए वो बैठे हुए थे स्टेट जनरल में, ठीक है। स्टेट जनरल की मीटिंग में उन्हें बैठने के लिए सीट मिली हुई थी। नेक्स्ट है आपका वाइल थर्ड स्टेट सेंट 600 मेंबर्स। थर्ड स्टेट में जो भी वेल टू डू पीपल थे, जैसे टीचर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, ओके, ये जो भी वेल टू डू एजुकेटेड लोग थे, उन्होंने क्या है मिला के अपने 600 मेंबर को भेजा स्टेट जनरल की मीटिंग में। और ये जो 600 मेंबर थे, इनको बैठने के लिए कोई सीट नहीं थी। दे वर सिटिंग एट अ बैक। जो भी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के 300 मेंबर बैठे हुए हैं, उनसे पीछे ये थर्ड स्टेट के लोग जो थे 600 मेंबर, ये वहां स्टैंडिंग पोजीशन में थे। इनको बैठने के लिए कोई सीटिंग अरेंजमेंट नहीं थी। वुमेन, पीजेंट्स, आर्टिसन, इन लोगों को असेंबली में एंट्री नहीं मिली। वुमेन को, पीजेंट को, आर्टिसन को, जो भी लोअर क्लास के लोग थे, लोअर कास्ट के लोग थे, दीज पीपल वर डिनाइड एंट्रिंग इन द नेशनल, इन द स्टेट जनरल। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ईच स्टेट हैड वन वोट। हर स्टेट के पास एक वोट होता। जैसे फर्स्ट स्टेट एक वोट, सेकंड स्टेट एक वोट और थर्ड स्टेट एक वोट। टोटल कितने वोट हो गए? 3 वोट हो गए। मेजोरिटी किसके पास है? फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट। क्यों? क्योंकि इन दोनों को मिला के कितने वोट हो गए? 2 वोट हो गए, ठीक है। 1 पर्सन 1 वोट नहीं था उस समय, 1 स्टेट 1 वोट, मतलब 1 कम्युनिटी 1 वोट था, ठीक है। तो ईच स्टेट हैड 1 वोट, सो मेजोरिटी वाज विद द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट। मेजोरिटी किसके पास थी? फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पास थी, ओके। थर्ड स्टेट मेंबर सजेशंस वाज नॉट इंक्लूडेड। और थर्ड स्टेट के मेंबरों का कोई भी सजेशन उसमें इंक्लूड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके पास मेजोरिटी नहीं थी। उनके पास कितने वोट है? एक ही वोट है। ये जितने भी 600 मेंबर हैं, इन सबके पास एक ही वोट है। और ये जो 300 मेंबर हैं, इनके पास 2 वोट है। एक नोबल्स के वोट हो गए और एक क्लैसी पीपल के वोट हो गए। तो मेजोरिटी किसके पास है? फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास है। थर्ड स्टेट के पास मेजोरिटी नहीं थी। देयर वॉज नॉट 1 वोट 1 पर्सन। जैसे आज के डेट में है 1 पर्सन 1 वोट है, लेकिन उस समय क्या था? 1 पर्सन 1 वोट नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज दे न्यू इट वेरी वेल कि थर्ड स्टेट मेंबर हैड मेजोरिटी। क्योंकि वो इस बात को भली भांति जानते थे कि अगर 1 पीपल 1 वोट दिया जाए तो इससे मेजोरिटी किसके पास होगी? थर्ड स्टेट के पास होगी। थर्ड स्टेट के पास होगी तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को प्रिविलेज नहीं मिलेगा, स्पेशल अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिलेगी, सोसाइटी में उनका रिस्पेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो भी थर्ड स्टेट के लोग थे, उनके सजेशन को इंक्लूड नहीं किया जाता, ओके, और उनके पास मेजोरिटी नहीं थी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।